Dollar heading verification of laws of refraction. वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में एक तो है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। लॉ इतना ही है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। वो बात अलग है, बाद में से नाम दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब इसे वेरीफाई करना, हमने एक इंटरफेस कंसीडर कर लिया। ध्यान से जरा देख लो इसे। एक इंटरफेस कंसीडर किया, जेड जेड डैश, जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। मीडियम 1 जिसमें स्पीड ऑफ लाइट है c1, मीडियम 2 जिसमें स्पीड ऑफ लाइट है c2। ठीक है, कल समझा चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही है डेरिवेशन। एक प्लेन वेव फ्रंट स्ट्राइक कर रहा है, दो रेज कंसीडर कर ली। चलो नॉर्मल भी बना देते हैं साथ साथ। एक प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर किया ए बी, इसकी दो रेज कंसीडर कर ली सी ए एंड डी बी। यहां पर रिफ्रैक्शन तो तुरंत शुरू हो गया, जबकि इस रे को अभी इतनी डिस्टेंस और चलनी है रिफ्रैक्शन से पहले। कितनी डिस्टेंस? बी ए डैश। ठीक, जितनी देर में डी बी पहुंचेगी बी ए डैश कवर करके, उतनी देर में यहां की रिफ्रैक्टेड रे कुछ आगे जा चुकी होगी। जितनी देर में डी बी कहां पहुंची? ए डैश पे, उतनी देर में ए वाली रे कहां पहुंच गई? बी डैश पे। ठीक, हमने ज्वाइन कर दिया ए डैश बी डैश। ये हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ए बी क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। ए डैश बी डैश क्या है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। स्टोरी वही है जो पिछले केस में थी, जितनी देर में ए रे यहां पहुंची उतनी देर में रे यहां पहुंच गई, इन्हें ज्वाइन कर दिया, ये बन गया रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट। ठीक, दो नॉर्मल खींच दिया, N1 A N2 N1 डैश A डैश N2 डैश। ठीक, अब हमने कंसीडर करी एक आर्बिटरी रे। जो P पॉइंट पे स्ट्राइक करती है। ए बी सी डी सब हो गया, चलो E F P
एफ डैश ई डैश। ठीक, अब जो कुछ भी बताना है पहले ही सुन लो। ए एफ बी पॉइंट्स ऑन द सेम वेव फ्रंट, बी डैश एफ डैश ए डैश पॉइंट्स ऑन द सेम वेव फ्रंट, इसलिए आर्बिटरी रे को एफ से चल के एफ डैश तक कितना टाइम लगेगा ये पी की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? पूरा डेरिवेशन में कर देता हूं, उसके बाद लिखवा देंगे। इस एंगल को हमने मान लिया आई। देखो ये एंगल 90 होगा क्योंकि ये वेव फ्रंट है और ये रे है। ऐसे ही ये भी एंगल 90 होगा। इस एंगल को हमने मान लिया आर। साइन आई इक्वल्स टू एफ पी डिवाइडेड बाय ए पी। यहां से एफ पी की वैल्यू आ गई ए पी साइन आई। इधर आ जाओ जी, साइन आर पी एफ डैश अपॉन पी ए डैश, पी एफ डैश इक्वल्स टू पी ए डैश साइन आर। यहां तक समझ में आ गई बात? अब हमने टाइम मान लिया टी, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस देखो, यहां डिस्टेंस क्या है एफ पी, स्पीड कितनी है c1, यहां डिस्टेंस है पी एफ डैश, स्पीड कितनी c2। इनकी वैल्यूज पुट कर दी एफ पी और पी एफ डैश की, तो ये बन जाएगा c2, c2 इसके साथ आ जाएगा, c1 इसके साथ आ जाएगा, c2 ए पी साइन आई प्लस c1 पी ए डैश साइन आर डिवाइडेड बाय c1 c2। c2 ए पी या पी ए डैश, किसी को भी चेंज कर लो, चलो, ए पी साइन आई c1, पी ए डैश कैन बी रिटन एज ए डैश माइनस ए पी। क्लियर? टी इक्वल्स टू c1 ए डैश, c1 ए डैश साइन आर प्लस ए पी, दो बन गए, ए पी अंदर बचा c2 साइन आई माइनस c1 साइन आर डिवाइडेड बाय c1 c2। अब उसी चीज पे आ जाओ जिस पे डेरिवेशन हमने कल किया था। क्या? T is independent
ऑफ पोजीशन ऑफ P। तो जहां भी P लिखा है वो वाला टर्म जीरो होना चाहिए। इसका मतलब C2 साइन I माइनस C1 साइन R इक्वल्स टू जीरो। ये आ गया साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और C1 C2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट वैल्यू है। ये प्रूव हो गया। चलो लिखवा देते हैं थोड़ा सा। देखो, कंसीडरिंग अ प्लेन वेव फ्रंट considering a plane wavefront AB striking an interface separating two media one and two, in which speed of light are C1 and C2. Speed of light are C1 and C2. Considering two rays CA and DB, refraction at A starts immediately while the ray DB has to travel an additional distance BA dash before a refraction. In the time DB reaches A dash, the refracted ray at A reaches B dash, joining A dash B dash it represents refracted wavefront. Considering an arbitrary ray EF, arbitrary ray EF
it strikes the interface at P, interface at P, and meets refracted wavefront at F dash. देख लिया? नेक्स्ट पैराग्राफ, A, F, B, A, F, B are the points of same wavefront. A dash, F dash, B dash are the points on same wavefront. Therefore, time taken by arbitrary ray to travel from F to F dash must be independent of position of P. ठीक, देखो
लिख गया? नीचे एक लाइन लिख लो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इट वेरीफाइज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिख लो, वी कैन सी दैट the incident rays refracted rays normals lie on the same plane. It verifies first law of refraction नीचे लिख लो, hence laws of refraction are verified. Laws of refraction are verified. चलो नीचे लिखो नोट, अकॉर्डिंग टू स्नेल, स्नेल्स लॉ कहलाते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू, इधर देखो इधर, 1 म्यू 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अकॉर्डिंग टू ह्यूगन। अभी हमने डेराइव किया साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक, इन दोनों को कंबाइन कर दिया और ये आ गया 1 म्यू 2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में है जो हमें ह्यूगन्स प्रिंसिपल से मिली है। लिख लो, लग गया? अगला टॉपिक, अब ये टॉपिक था जिसमें न्यूमेरिकल नहीं थे। अगला टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसका पहला पॉइंट है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन तो एक जनरल टर्म है, हर टॉपिक में लिखा मिलेगा। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड,
सुपरपोजिशन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिलके एक नई चीज़ बनाना। तो दो या दो से ज़्यादा वेव्स का मिलके एक नई वेव फॉर्म करना कहलाता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। देखो, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ formation of a new wave, when two or more waves meet at a point. देख लिया, टू और मोर वेव्स मीट एट अ पॉइंट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या है। तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल वही है जो वेक्टर एडिशन का प्रिंसिपल है। और वेक्टर एडिशन का प्रिंसिपल क्या है? R इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। इसलिए सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल सारी वेक्टर क्वांटिटीज पे लगता है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो। समझ गए जी? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, सब पे लगेगा, लेकिन स्केलर पे नहीं लगेगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन is same as that of vector addition. Therefore, it is applicable for all vector quantities like displacement, velocity, acceleration, force, momentum, electric field, etc., but not applicable to the scalar quantities like kinetic energy, potential energy, etc. तो सुपरपोजिशन तो एक जनरल टर्म है। सुपरपोजिशन का मतलब हुआ दो या दो से ज्यादा वेव मिली और एक नई वेव बन गई। इसी का एक स्पेशल केस होता है इंटरफेरेंस। अब लिखा है इंटरफेरेंस। It is a special case of superposition in which there is a redistribution of energy. There is a redistribution of energy. तो इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन का एक स्पेशल केस है जिसमें एनर्जी का क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है।
जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरफेरेंस में एनर्जी का लॉस होता है या गेन होता है, तो आंसर है ना लॉस होता है ना गेन होता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ जगह पे एनर्जी ज़्यादा पहुंच जाती है, उन्हें पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा कहते हैं। कुछ जगह पे एनर्जी कम पहुंचती है, उन्हें पॉइंट्स ऑफ मिनिमा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है मिनिमा की एनर्जी कहाँ चली गई, तो मिनिमा की एनर्जी मैक्सिमा पे ट्रांसफर हो गई। समझ गए बात? इसी में आगे लिखो। इंटरफेरेंस occurs when superposing waves coming from coherent sources meet at a point. कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं अभी बताएंगे हम, कोहेरेंट को अंडरलाइन कर लो। तो सुपरपोजिशन अगर कोहेरेंट वेव्स के बीच में होता है तो उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, द पॉइंट्स where intensity is maximum are called points of maxima, and the points where intensity is minimum are called पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। एक चीज ऐसे ही सुन लो, लिखना चाहो लिख लेना। जब मैक्सिमा बनता है तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब मिनिमा बनता है उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कहीं शब्द आ जाए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका मतलब इंटेंसिटी वहां बढ़ रही है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब इंटेंसिटी वहां घट रही है। ये दो शब्द बता दिए, अपनी भाषा में लिखना चाहो लिख लो। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज की कंडीशन है कि दे मस्ट एमिट लाइट कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस लाइट का एमिशन होना चाहिए। लाइट क्यों बोले, वेव बोल रहे हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस साउंड में भी होता है, अल्ट्रासोनिक में भी होता है, इंफ्रासोनिक में भी होता है। ये तो वेव की प्रॉपर्टी है, कोई लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसे सोर्स जो लगातार वेव एमिट आउट कर रहे हैं, उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम या तो फेज सेम है या फेज के बीच में कांस्टेंट डिफरेंस है। फेज डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे सोर्सेस को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। देखो इसमें, द सोर्सेज आर कॉल्ड कोहेरेंट the sources are called coherent if they emit waves continuously
of same frequency either in the same phase, PHASE, same phase, or having constant phase difference. नोट करके लिखें जरा, नोट। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट can never be coherent. Therefore, coherent sources are obtained from a single source. From a single source, either by using double slit or Lloyd's mirror, ये लिखा लॉयड, देखो तो वो लिखा ऊपर, देख लिया, लिखा था लॉयड्स मिरर, साइंटिस्ट के नाम पे, देख लिया लॉयड्स मिरर, क्या स्पेलिंग है लॉयड की? हाँ, LLOYD, लॉयड्स मिरर और फ्रेशनेल्स बाय प्रिज्म, FRESNELS, फ्रेशनेल्स बाय प्रिज्म। दो के लिए टर्म यूज होता है बाय, जैसे तीन के लिए ट्राई। इसके बाद 7-8 लाइनें छोड़ दो, छोड़ दी। इसमें आपको लिख के लाना है कि दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते, बता मैं दे रहा हूं, लेकिन बुक की लैंग्वेज से लिख के लाएं। जिस भाषा में बताऊंगा उसमें लिख नहीं पाओगे आप। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा लाइट का इमिशन कैसे होता है। जब लाइट के सोर्स को एनर्जी मिलती है, कोई सी एनर्जी मिले जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाए, हीट एनर्जी मिल जाए, तो सोर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एटम्स एक्साइटेड स्टेट में जाने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स हायर लेवल में चले जाते हैं, और जब वो वापस लौटते हैं तो रेडिएशन एमिट आउट करते हैं। ये आपने सीरीज के नाम भी सुने हैं, लाइमन, बामर, पाश्चर। तो लाइट का इमिशन कैसे होता है? जब सोर्स को एनर्जी मिलती है तो सोर्स के एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो लाइट एमिट आउट होती है, रेडिएशन एमिट आउट होते हैं। और इस काम में बहुत छोटा टाइम लगता है, लेस देन 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है जी। अब दो अलग अलग सोर्सेज हैं, 10⁻⁻8 सेकेंड का मतलब समझ में आया? 10⁻6 में 10 लाख हो जाता है, 10 करोड़ हुआ, यानी 1 सेकंड में 10 करोड़ वेव एमिट आउट हो रही है, मान लिया, जिसका कोहेरेंस दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज में पॉसिबल नहीं है कि उसी टाइम पे उसमें वेव निकले जिस टाइम पे उसमें निकली, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। इसलिए लाइट के दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। लेकिन हमें जरूरत है कोहेरेंट सोर्सेस की, तो हम क्या करेंगे, एक सोर्स से आने वाली वेव को ही दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे।
एक सोर्स है, इसके आगे एक स्लिट रख दी, बट टेक्निकल में ना चला जाइए, स्लिट रख दी, स्लिट रख दी का मतलब शीट है, उसके अंदर एक होल है, और क्या बात है, समझ गए? फिर कौन स्लिट को खतरनाक सी चीज हो गई, स्लिट, समझ गए? इसके आगे एक शीट रखी, इसमें 2 स्लिट है, तो मेन सोर्स से जो लाइट निकलेगी कुछ S1 से जाएगी, कुछ S2 से, 2 सोर्स क्रिएट होगा जिसका मेन सोर्स एक ही है, इसे कहते हैं डबल स्लिट। यही तुम्हारे सिलेबस में है, बाकी 2 एग्जांपल के लिए बता दे रहे हैं। एक है प्लेन मिरर, एक है सोर्स है, किसी पॉइंट तक एक तो लाइट सीधी जा रही और एक लाइट इससे रिफ्लेक्ट होके जा रही। मेन सोर्स एक ही है, इस मिरर ने क्या करा, एक एपरेंट सोर्स डेवलप कर दिया। अगर कोई यहां देखेगा तो उसे लगेगा कहां से आ रही रे, S डैश से। इसे कहते हैं लॉयड्स मिरर। देखिए प्रिज्म है, देखिए सोर्स है, इस प्रिज्म ने लाइट को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। ये है फ्रेशनेल्स बाई प्रिज्म। हालांकि बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारा सिलेबस की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ा सके, बहुत ज़्यादा पढ़ा दे। 3 ही तरीके नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, न्यूटन्स रिंग है और है। फिलहाल बेसिकली 2 तरीके होते हैं कोहेरेंट सोर्स क्रिएट करने के। एक कहलाता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, एक कहलाता है डिवीजन ऑफ इंटेंसिटी। तो इसमें फिलहाल डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है, आने वाली लाइट को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया है। कुछ केसेस होते हैं जिसमें डिवीजन ऑफ इंटेंसिटी होती है। तो फिलहाल इतना ज़्यादा नहीं, सिलेबस में तुम्हारा पहले वाला है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता दिया। जैसे SC वर्मा अगर मान लिया करने कोई बैठ जाए तो उसमें एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन इस पे दिए हुए हैं। तो ये तरीका हमने बताया कि कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन कैसे करेंगे। इंडिपेंडेंट, 2 इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते, इसके लिए लिख ले, किताब तो रखी, बेच दी अभी तक घर पे ही है, ठीक नहीं लगाओ कि भाई कोई काम ही नहीं बचा कापी किताबों का, सब कुछ डिजिटल हो गया है तो बेच बाच आए हो, नहीं बेची तो उसे लिख के ले आना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लें से। एक दो चीज़ें हैं जो क्लास 11th की हैं, उन्हें बता देते हैं जो इसमें यूज होंगी। एक तो टर्म इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है
रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक, तो यूनिट हो गया इसका वॉट पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी पर सेकंड का मतलब हो गया पावर। एक तो ये समझ में आ गया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला इलेवेंथ में साउंड में पढ़ाया जाता है। ठीक है, एन यहाँ फ्रीक्वेंसी है, ए एम्पलीट्यूड है, रो डेंसिटी है और वी वेलोसिटी है। अगर मीडियम सेम है तो बाकी चीजें तो सेम हो गई। मीडियम सेम है तो स्पीड भी सेम रहेगी, डेंसिटी भी सेम रहेगी। तो किस पे डिपेंडेंस आ गई? फ्रीक्वेंसी पे और एम्पलीट्यूड पे। और अगर कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो फ्रीक्वेंसी भी सेम है, अभी लिखवा दिया सेम फ्रीक्वेंसी, यानी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक, एक चीज तो 11th की है। दूसरा टर्म आता है फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस।